हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन पाठक एमपीएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में, आज के लेक्चर में हम जानेंगे 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। शुरुआत में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके चलेंगे और अंत में और भी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चलेंगे। और आज कैबिनेट मिशन 1946 जो थी उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। आप छोटा एग्जाम दे रहे हो या बड़ा एग्जाम, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको पूरे लेक्चर को पूरे ध्यान से सुनना है। आपको पता होना चाहिए कि सुनने से याद करने में आसानी होती है। एमपीएस हिंदी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस और एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें। आपको बता दें कि कैबिनेट मिशन साल 1946 में भारत आया। एक ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल था, यानी कि जो ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल, यानी कि एक तरह का ऐसा प्रतिनिधिमंडल था जो भारत में कई सारी योजनाओं को लेकर आया था, जो भारत के साथ एक तरह से कहा जाए कि समझौता कह सकते हैं। इसका मकसद था ब्रिटिश शासन से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरित करने की व्यवस्था बनाना। यानी कि जो ब्रिटिश शासन था, हमारे देश में अंग्रेज शासन कर रहे थे, उनसे क्या करना था कि अंग्रेज़ों से जो सत्ता है भारतीयों को हस्तांतरित करना। इस मिशन के जरिए भारत की आज़ादी के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की योजना थी। कैबिनेट मिशन की कुछ खास बातें थी। इस मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य शामिल थे। इनमें लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और नौवाहन विभाग के प्रथम लॉर्ड वी अलेक्जेंडर शामिल थे। इस मिशन ने भारत की एकता को मजबूत करने के लिए कई सिफारिशें की थी। इस मिशन ने सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच सत्ता साझेदारी की योजना बनाई थी। इस मिशन ने भारत के संवैधानिक भविष्य के बारे में प्रस्ताव रखे थे। कैबिनेट मिशन की योजना की वजह से कई सारी समस्याएं पनपे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक मतभेद होने का कारण यह योजना बाधित हो गई। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए लॉर्ड वेवेल के स्थान पर नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया था। अब आइए थोड़ा डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे और परीक्षा उपयोगी जो प्रश्नोत्तरी होगी उसको अंत में आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी, वहाँ तक 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन और वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा 16 मई 1946 को दिया गया एक वक्तव्य था, जिसमें भारतीय राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों के बीच सहमति न बन पाने के मद्देनज़र भारत के संवैधानिक भविष्य के बारे में प्रस्ताव शामिल थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, भारत के राज्य सचिव पर, और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, और एवी अलेक्जेंडर एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड थे। सितंबर 1945 में ब्रिटेन में नई चुनी गई लेबर सरकार ने भारत के लिए एक संविधान सभा बनाने की अपनी मंशा व्यक्त की, जो भारत के संविधान का निर्माण करेगी। इसे पूरा करने के लिए मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। मिशन को एक बड़ी बाधा से निपटना पड़ा। 2 मुख्य राजनीतिक दलों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भारत के भविष्य को लेकर बुनियादी मतभेद थे। जबकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत के मुस्लिम बहुल प्रांत पाकिस्तान के एक अलग संप्रभु राज्य का गठन करे। कांग्रेस एक एकीकृत भारत चाहती थी। शिमला सम्मेलन में मिशन ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौते को सुगम बनाने का प्रयास किया। जब यह विफल हो गया तो मिशन ने अपने स्वयं के प्रस्तावों के साथ सामने आया, जिसे कैबिनेट मिशन योजना के रूप में जाना जाता है। योजना लगभग 9 पृष्ठों की है, 24 बिंदुओं के इर्द गिर्द संगठित है, जबकि योजना के कुछ हिस्से व्याख्यात्मक गद्य में लिखे गए हैं। इसके प्रस्तावों के पीछे राजनीतिक संदर्भ, दृष्टिकोण और तर्क को उजागर करते हुए योजना के अन्य हिस्से अर्ध कानूनी शैली में लिखे गए हैं। इसमें भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों को बताया गया है, जिसमें संविधान सभा के चुनाव का स्वरूप और इसकी प्रारंभिक कार्यप्रणाली शामिल है। योजना का मूल बिंदु
15 है जो भारत के भावी संविधान के मूल स्वरूप को बताता है। बिंदु 15 में 6 उपबिंदु शामिल हैं जो भारत के संविधान के मूल स्वरूप का प्रस्ताव करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से सभी भारत के संघीय ढांचे से संबंधित हैं। योजना ने पाकिस्तान के एक अलग राज्य की मुस्लिम लीग की मांग को खारिज कर दिया और इसके बजाय एक भारतीय संघ का आह्वान किया जिसमें ब्रिटिश प्रांत और रियासतें शामिल थे। जबकि योजना ने पाकिस्तान को खारिज कर दिया, इसने एक अनूठी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसके बारे में उसे उम्मीद थी कि यह कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग को स्वीकार होगे। इसने समूहीकरण वर्गों की अवधारणा पेश की। प्रांत और रियासतें संघ के तहत समूह बनाने के लिए स्वतंत्र थीं, जिसमें एक विधायिका और कार्यपालिका थी और उन्हें महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्राप्त थी। योजना को शुरू में मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जल्द ही योजना के समूहीकरण वाले हिस्से को अस्वीकार कर दिया। विशेष रूप से यह धर्म के आधार पर प्रांतों के समूहीकरण के बारे में चिंतित थे और इसका विरोध करते थे। मुस्लिम लीग योजना के किसी भी हिस्से को बदलने के लिए तैयार नहीं थी और इसीलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कोई भी आम सहमति टूट गई। सुलह के लिए कैबिनेट मिशन द्वारा किए गए आगे के प्रयास विफल रहे। फिर भी संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई और जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के रूप में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग ने दोनों का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इसने डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत की जिससे पूरे देश में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी। यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत किसके द्वारा की गई? मुस्लिम लीग ने की थी। योजना, जिसे राजपत्र भी कहा जाता है, संविधान के आरंभिक चरणों में विचार विमर्श पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, विशेष रूप से नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव और संघवाद के इर्द गिर्द बहस पर। सभा ने स्वीकार किया कि यह योजना का निर्माण था। यह अपनी कानूनी वैधता को बनाए रखने और मुस्लिम लीग के लिए अपनी कार्यवाही में शामिल होने के लिए दरवाज़ा खुला रखने के साधन के रूप में जहां तक संभव हो योजना के प्रस्तावों का पालन करना चाहती थी। साथ ही सभा ने यह भी दावा किया कि इसकी वैधता भारत के लोगों से प्राप्त हुई है, न कि योजना से। कैबिनेट मिशन योजना भारतीय संविधानवाद, कानून, राजनीति और इतिहास के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से विभाजन और संघवाद पर शोध कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। हाल के कार्यों ने ब्रिटिश दृष्टिकोणों पर भी बारीकी से ध्यान दिया है। वॉल्टर रीड ने अपनी पुस्तक कीपिंग द ज्वेल इन द क्राउन में कैबिनेट मिशन की स्थापना के पीछे ब्रिटिश स्वार्थ पर जोर दिया है। भारत और हिंद महासागर क्षेत्र में ब्रिटेन के रक्षा हितों को सुरक्षित करना। अन्य विद्वानों ने कैबिनेट मिशन और इसकी योजना का मूल्यांकन करना शुरू कर दिया है। ग्रैनविले ऑस्टिन का तर्क है कि कैबिनेट मिशन यानी कि गैर भारतीयों को कभी भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मध्यस्थता करने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। यह विफलता के लिए पहले से ही नियत था। कैबिनेट मिशन योजना विद्वानों और आम जनता के लिए न केवल भारतीय संविधान की उत्पत्ति बल्कि भारतीय गणराज्य के भविष्य को समझने में भी प्रासंगिक बनी हुई है। कैबिनेट मिशन और वायसराय के जो वक्तव्य हैं 16 मई 1946, इसको थोड़ा हम डिटेल में आपको लेकर चलेंगे जिससे आपको उस समय की स्थिति पता चल सके, क्या अंग्रेज सोचते थे और क्या भारतीय सोचते थे। गत 15 मार्च को कैबिनेट मिशन को भारत भेजने से ठीक पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री एटली ने ये शब्द कहे थे, मेरे सहयोगी भारत जा रहे हैं, इस इरादे से कि वे उसे यथाशीघ्र और पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करें। वर्तमान शासन की जगह किस प्रकार की सरकार आएगी यह भारत को तय करना है, लेकिन हमारी इच्छा उसे यह निर्णय लेने के लिए तुरंत मशीनरी स्थापित करने में मदद करना है। मुझे उम्मीद है कि भारत और उसके लोग ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के साथ रहने का चुनाव कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ऐसा करने से उन्हें बहुत फायदे होंगे, लेकिन अगर वह ऐसा चुनती हैं तो यह उनकी अपनी स्वतंत्र इच्छा से होना चाहिए। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल और साम्राज्य बाहरी मजबूरी की जंजीरों से बंधे नहीं हैं। यह स्वतंत्र लोगों का एक स्वतंत्र संघ है। दूसरी ओर अगर वह स्वतंत्रता के लिए चुनाव करती हैं तो हमारे विचार से उसे ऐसा करने का अधिकार है। यह हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम इस बदलाव को यथासंभव सहज और आसान बनाने में मदद करें।
इन ऐतिहासिक शब्दों में हम कैबिनेट मंत्री और वायसराय ने भारत की एकता या विभाजन के मूल मुद्दे पर सहमति तक पहुंचने के लिए दो मुख्य राजनीतिक दलों की सहायता करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। नई दिल्ली में लंबी चर्चा के बाद हम शिमला के सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ लाने में सफल रहे हैं। विचारों का पूर्ण आदान प्रदान हुआ और दोनों दल किसी समझौते पर पहुंचने के लिए काफ़ी रियायतें देने के लिए तैयार थे, लेकिन अंततः पार्टियों के बीच शेष अंतर को पाटना असंभव साबित हुआ और इसलिए कोई समझौता नहीं हो सका। चूँकि कोई समझौता नहीं हुआ है, इसलिए हम महसूस करते हैं कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम नए संविधान की शीघ्र स्थापना सुनिश्चित करने के लिए जो भी सर्वोत्तम संभव व्यवस्थाएं हैं उन्हें सामने रखें। यह कथन यूनाइटेड किंगडम में महामहिम की सरकार की पूर्ण स्वीकृति के साथ दिया गया है। हमने तदनुसार निर्णय लिया है कि तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे भारत के भावी संविधान का निर्णय ले सके और एक अंतरिम सरकार का गठन किया जा सके जो ब्रिटिश भारत का प्रशासन तब तक चलाए जब तक कि नया संविधान अस्तित्व में न आ जाए। हमने प्रयास किया है लोगों के छोटे और बड़े वर्गों के प्रति न्यायपूर्ण होना और एक ऐसा समाधान सुझाना जो भविष्य के भारत पर शासन करने का एक व्यावहारिक तरीका प्रदान करेगा और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में रक्षा के लिए एक ठोस आधार और प्रेस के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करेगा। इस वक्तव्य में विजन के समक्ष प्रस्तुत किए गए विशाल साक्ष्यों की समीक्षा करने का इरादा नहीं है, लेकिन यह कहना उचित होगा कि मिशन ने मुस्लिम लीग के समर्थकों के अलावा भारत की एकता के लिए लगभग सार्वभौमिक इच्छा दर्शाई है। हालांकि इस विचार ने हमें भारत के विभाजन की संभावना की बारीकी से और निष्पक्ष रूप से जांच करने से नहीं रोका, क्योंकि हम मुसलमानों की बहुत वास्तविक और तीव्र चिंता से बहुत प्रभावित थे कि कहीं वे खुद को हमेशा के लिए हिंदू बहुल शासन के अधीन न पाएं। यह भावना मुसलमानों के बीच इतनी प्रबल और व्यापक हो गई है कि इसे केवल कागजी सुरक्षा उपायों से शांत नहीं किया जा सकता। यदि भारत में आंतरिक शांति होनी है तो इसे ऐसे उपायों द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए जो मुसलमानों को उनकी संस्कृति, धर्म और आर्थिक या अन्य हितों के लिए महत्वपूर्ण सभी मामलों में नियंत्रण सुनिश्चित करें। इसलिए हमने सबसे पहले मुस्लिम लीग द्वारा दावा किए गए एक अलग और पूरी तरह से स्वतंत्र संप्रभु पाकिस्तान राज्य के प्रश्न की जांच की। इस तरह के पाकिस्तान में दो क्षेत्र शामिल होंगे, एक उत्तर पश्चिम में जिसमें पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत और ब्रिटिश बलूचिस्तान के प्रांत शामिल होंगे, दूसरा उत्तर पूर्व में जिसमें बंगाल और असम के प्रांत शामिल होंगे। लीग बाद में सीमाओं के समायोजन पर विचार करने के लिए तैयार थी, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि पहले पाकिस्तान के सिद्धांत को स्वीकार किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के एक अलग राज्य के लिए तर्क सबसे पहले मुस्लिम बहुमत के अधिकार पर आधारित था कि वे अपनी इच्छा के अनुसार सरकार के तरीके को तय करें, और दूसरा पाकिस्तान को प्रशासनिक और आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाने के लिए उन पर्याप्त क्षेत्रों को शामिल करने की आवश्यकता पर जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। ऊपर बताए गए 6 प्रांतों वाले पाकिस्तान में गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की संख्या बहुत बड़ी होगी, जैसा कि निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं। हमने स्क्रीनशॉट लगाया है, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से ये आंकड़े देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लगातार आपके स्क्रीन पर ये आंकड़े चल रहे हैं। जो CMP7 नाम के आंकड़े आपको दिख रहे हैं, ये वही आंकड़े हैं, ठीक है। शेष ब्रिटिश भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की संख्या लगभग 20 मिलियन है, जो कुल 188 मिलियन की आबादी में फैले हुए हैं। अच्छा, ये जो आंकड़े हमने अभी ऊपर आपको दिखाने की बात की है, उसमें पंजाब, नॉर्थ वेस्ट, सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, बंगाल, आसाम, इन सारी चीज़ों के बारे में आप इसमें चित्र में देख सकते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम लीग द्वारा दावा किए गए तरीके से एक अलग संप्रभु राज्य पाकिस्तान की स्थापना सांप्रदायिक अल्पसंख्यक समस्या का समाधान नहीं करेगी। न ही हम पंजाब और बंगाल और असम के उन जिलों को संप्रभु पाकिस्तान में शामिल करने का कोई औचित्य देख सकते हैं जिनकी आबादी मुख्य रूप से गैर मुस्लिम है। हमारे विचार में पाकिस्तान के पक्ष में इस्तेमाल किए जा सकने वाले हर तर्क का इस्तेमाल गैर मुस्लिम क्षेत्रों को पाकिस्तान से बाहर रखने के पक्ष में भी किया जा सकता है। यह बिंदु विशेष रूप से सिखों की स्थिति को प्रभावित करेगा। इसलिए हमने इस बात पर विचार किया कि क्या मुस्लिम बहुल क्षेत्रों तक सीमित एक छोटा संप्रभु पाकिस्तान समझौते का संभावित आधार हो सकता है। मुस्लिम लीग द्वारा ऐसे पाकिस्तान को बिल्कुल अव्यवहारिक माना जाता है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को बाहर रखा जाएगा। पंजाब में संपूर्ण अंबाला और जालंधर डिवीजन है।
सिलहट जिले को छोड़कर संपूर्ण असम और कलकत्ता सहित पश्चिमी बंगाल का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 23 से 6% है। हम खुद भी इस बात से सहमत हैं कि पंजाब और बंगाल का आमूल चूल विभाजन करने वाला कोई भी समाधान इन प्रांतों के निवासियों के एक बहुत बड़े हिस्से की इच्छाओं और हितों के विपरीत होगा। बंगाल और पंजाब दोनों की अपनी अपनी समझ, साझा भाषा है और इनका एक लंबा इतिहास और परंपरा है। इसके अलावा पंजाब का कोई भी विभाजन अनिवार्य रूप से सिखों को विभाजित कर देगा, जिससे सीमा के दोनों ओर सिखों की पर्याप्त आबादी रह जाएगी। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि न तो बड़ा और न ही छोटा संप्रभु राज्य पाकिस्तान सांप्रदायिक समस्या का स्वीकार्य समाधान प्रदान करेगा। उपर्युक्त तर्कों की महान शक्ति के अलावा प्रशासनिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण विचार है। भारत की संपूर्ण परिवहन और डाक तार व्यवस्था एकीकृत भारत के आधार पर स्थापित की गई है। उन्हें विघटित करने से भारत के दोनों भागों को गंभीर क्षति पहुंचेगी। एकीकृत रक्षा का मामला और भी मजबूत है। भारतीय सशस्त्र बलों को समग्र रूप से भारत की रक्षा के लिए बनाया गया है और उन्हें दो भागों में विभाजित करने से भारतीय सेना की लंबी परंपराओं और उच्च स्तर की दक्षता पर घातक आघात होगा और सबसे गंभीर खतरे पैदा होंगे। भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना बहुत कम प्रभावी हो जाएंगे। सुझाए गए पाकिस्तान के दो हिस्सों में भारत की दो सबसे कमज़ोर सीमाएं हैं और गहराई में सफल रक्षा के लिए पाकिस्तान का क्षेत्र अपर्याप्त है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि विभाजित ब्रिटिश भारत के साथ जुड़ने में भारतीय राज्यों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अंत में भौगोलिक तथ्य यह है कि प्रस्तावित पाकिस्तान राज्य के दोनों हिस्सों के बीच लगभग 700 मील की दूरी है और युद्ध और शांति दोनों समय में उनके बीच संचार हिंदुस्तान की सद्भावना पर निर्भर है। इसलिए हम ब्रिटिश सरकार को यह सलाह देने में असमर्थ हैं कि जो सत्ता वर्तमान में ब्रिटिश हाथों में है उन्हें दो पूर्णतः पृथक संप्रभु राज्यों को सौंप दिया जाना चाहिए। हालांकि यह फैसला हमें मुसलमानों की उन वास्तविक आशंकाओं से अंधा नहीं करता है कि उनकी संस्कृति और राजनीतिक सामाजिक जीवन एक विशुद्ध एकात्मक भारत में डूब सकता है, जिसमें हिंदुओं की संख्या बहुत अधिक होने के बावजूद वे एक प्रमुख तत्व होंगे। इसे पूरा करने के लिए कांग्रेस ने एक योजना पेश की है, जिसके तहत प्रांतों को केवल न्यूनतम केंद्रीय विषयों जैसे कि विदेश मामले, रक्षा और संचार के अधीन पूर्ण स्वायत्तता होगी। इस योजना के तहत यदि प्रांत बड़े पैमाने पर आर्थिक और प्रशासनिक योजना में भाग लेना चाहते थे तो वे ऊपर वर्णित अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त वैकल्पिक विषय भी केंद्र को सौंप सकते हैं। हमारे विचार में ऐसी योजना संवैधानिक दृष्टि से बहुत बड़ी असुविधा और विसंगतियां उत्पन्न करेगी। ऐसी केंद्रीय कार्यपालिका और विधानमंडल चलाना बहुत कठिन होगा, जिसमें कुछ मंत्री जो अनिवार्य विषयों से निपटते हैं पूरे भारत के प्रति उत्तरदायी होंगे, जबकि अन्य मंत्री जो वैकल्पिक विषयों से निपटते हैं केवल उन प्रांतों के प्रति उत्तरदायी होंगे जिन्होंने ऐसे विषयों के संबंध में मिलकर कार्य करने का चुनाव किया है। यह कठिनाई केंद्रीय विधानमंडल में और भी बढ़ जाएगी, जहां ऐसे विषयों पर चर्चा के समय कुछ सदस्यों को बोलने और मतदान करने से रोकना आवश्यक होगा, जिनसे उनके प्रांतों का कोई संबंध नहीं है। ऐसी योजना को कार्यान्वित करने की कठिनाई के अलावा हम यह नहीं मानते कि अन्य प्रांतों को जो केंद्र में वैकल्पिक विषयों को लेने की इच्छा नहीं रखते, समान उद्देश्य के लिए एक समूह बनाने के अधिकार से वंचित करना उचित होगा। यह प्रस्ताव में एक विशेष तरीके से उनकी स्वायत्त शक्तियों के प्रयोग से अधिक कुछ नहीं होगा। अपनी संस्कृति प्रस्तुत करने से पहले हम भारतीय राज्यों के ब्रिटिश भारत के साथ संबंधों पर विचार करेंगे। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ब्रिटिश भारत द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ ही, चाहे वह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंदर हो या बाहर, राज्यों के शासकों और ब्रिटिश राज के बीच अब तक जो संबंध थे वे अब संभव नहीं रहेंगे। सर्वोच्चता न तो ब्रिटिश राज द्वारा बरकरार रखी जा सकती है और न ही नई सरकार को हस्तांतरित की जा सकती है। हमने राज्यों से जिन लोगों से साक्षात्कार किया उन्होंने इस तथ्य को पूरी तरह से स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि राज्य भारत के नए विकास में सहयोग करने के लिए तैयार और इच्छुक है। उनका सहयोग किस प्रकार का होगा, यह नए संवैधानिक ढांचे के निर्माण के दौरान बातचीत का विषय होना चाहिए और इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि यह सभी राज्यों के लिए समान होगा। इसलिए हमने आगे के अनुच्छेदों में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के समान विस्तार से राज्यों के बारे में चर्चा नहीं की है। अब हम उन समाधान की प्रकृति की ओर संकेत कर रहे हैं जो हमारे विचार में सभी पक्षों के आवश्यक दावों के लिए न्याय संगत होगा और साथ ही अखिल भारतीय संविधान के एक स्थिर और व्यावहारिक स्वरूप को लाने की सबसे अधिक संभावना होगी। हम अनुशंसा करते हैं कि संविधान को निम्नलिखित मूल स्वरूप लेना चाहिए।
एक भारत संघ होना चाहिए जिसमें ब्रिटिश भारत और राज्य दोनों शामिल हों, जो निम्नलिखित विषयों से निपटे: विदेशी मामले, रक्षा और संचार, और उपरोक्त विषयों के लिए आवश्यक वित्त जुटाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ होनी चाहिए। संघ में एक कार्यपालिका और एक विधानमंडल होना चाहिए जिसमें ब्रिटिश, भारतीय और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हों। विधानमंडल में कोई भी ऐसा प्रश्न जो किसी बड़े सांप्रदायिक मुद्दे को उठाता है, उसके निर्णय के लिए दोनों प्रमुख समुदायों में के उपस्थित और मतदान करने वाले प्रतिनिधियों के बहुमत के साथ साथ उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होगी। संघ के विषयों के अलावा सभी विषय और सभी अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए। संघ को सौंपे गए विषयों और शक्तियों के अलावा अन्य सभी विषय और शक्तियां राज्यों के पास रहेंगी। प्रांतों को कार्यपालिकाओं और विधायिकाओं के साथ समूह बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और प्रत्येक समूह साझा तौर पर लिए जाने वाले प्रांतीय विषयों का निर्धारण कर सकता है। संघ और समूहों के संविधानों में एक प्रावधान होना चाहिए जिसके तहत कोई भी प्रांत अपनी विधानसभा के बहुमत से 10 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के बाद और उसके बाद 10 वार्षिक अंतराल पर संविधान की शर्तों पर पुनर्विचार की मांग कर सके। हमारा उद्देश्य उपरोक्त कार्यक्रम पर संविधान के विवरण को प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि उस तंत्र को गति प्रदान करना है जिसके द्वारा भारतीयों के लिए संविधान बनाया जा सके। हालांकि हमारे लिए भविष्य के संविधान के व्यापक आधार के बारे में यह सिफारिश करना आवश्यक था, क्योंकि हमारी बातचीत के दौरान यह स्पष्ट हो गया था कि जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक संविधान निर्माण तंत्र की स्थापना में दो प्रमुख समुदायों को शामिल करने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब हम यह संकेत देना चाहते हैं कि हमारा प्रस्तावित संविधान निर्माण तंत्र तुरंत अस्तित्व में लाया जाना चाहिए ताकि एक नया संविधान तैयार किया जा सके। किसी भी नए संवैधानिक ढांचे को तय करने के लिए किसी भी विधानसभा में के गठन में पहली समस्या यह है कि पूरी आबादी का यथासंभव व्यापक और सटीक प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जाए। सबसे संतोषजनक तरीका स्पष्ट रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा, लेकिन अब ऐसा कोई भी कदम उठाने का प्रयास नए संविधान के निर्माण में पूरी तरह से अस्वीकार्य देरी का कारण बनेगा। एकमात्र व्यावहारिक उपाय हाल ही में निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं को चुनाव निकाय के रूप में उपयोग करना है। हालांकि उनकी संरचना में दो कारक हैं जो इसे मुश्किल बनाते हैं। पहला, प्रांतीय विधानसभाओं की संख्यात्मक ताकत प्रत्येक प्रांत की कुल आबादी के समान अनुपात में नहीं होती है। इस प्रकार 10 मिलियन की आबादी वाले असम में 108 सदस्यों की विधानसभा है, जबकि 6 गुना बड़ी आबादी वाले बंगाल में केवल 250 सदस्यों की विधानसभा है। दूसरे, सांप्रदायिक पुरस्कार द्वारा अल्पसंख्यकों को दिए गए महत्व के कारण प्रत्येक प्रांतीय विधानसभा में कई समुदायों की ताकत प्रांत में उनकी संख्या के अनुपात में नहीं है। इस प्रकार बंगाल विधानसभा में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल सीटों का केवल 48% है, हालांकि वे प्रांतीय आबादी का 55% है। इन बिंदुओं को ठीक करने के विभिन्न तरीकों पर बहुत सावधानी से विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सबसे उचित और सबसे व्यावहारिक योजना होगी प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में कुल सीटों की संख्या आवंटित करना, जो मोटे तौर पर 1 से 10 लाख के अनुपात में होगी, जो वयस्क मताधिकार द्वारा प्रतिनिधित्व के निकटतम विकल्प के रूप में होगी। सीटों के इस प्रांतीय आवंटन को प्रत्येक प्रांत में मुख्य समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभाजित करना, यह प्रावधान करना कि प्रांत जो कोई भी प्रांत हो, यह प्रावधान करना कि किसी प्रांत में प्रत्येक समुदाय को आवंटित प्रतिनिधियों का चुनाव उस समुदाय के सदस्यों द्वारा उसकी विधानसभा में किया जाए। हम समझते हैं कि इस प्रयोजनों के लिए भारत में केवल 3 मुख्य समुदायों को मान्यता देना पर्याप्त है। सामान्य मुस्लिम और सिख। सामान्य समुदाय में वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो मुस्लिम या सिख नहीं हैं, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर इन छोटे अल्पसंख्यकों को बहुत कम या कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, क्योंकि वे उस महत्व को खो देंगे जो उन्हें प्रांतीय विधानसभाओं में सीटें सुनिश्चित करता है। हमने अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रुचि के सभी मामलों पर उन्हें पूर्ण प्रतिनिधित्व देने के लिए नीचे पैराग्राफ 20 में निर्धारित व्यवस्था की है। इसलिए हम प्रस्ताव करते हैं कि प्रत्येक प्रांतीय विधानसभा द्वारा निम्नलिखित संख्या में प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा। विधानसभा का प्रत्येक भाग यानी कि सामान्य, मुस्लिम या सिख एक संक्रमणीय वोट के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगा। चीफ कमिश्नरों के प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए खंड ए में केंद्रीय विधानसभा में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य केंद्रीय विधानसभा में
अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य तथा कुर्ग विधानसभा द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि जोड़ा जाएगा। खंड बी में ब्रिटिश बलूचिस्तान का एक प्रतिनिधि जोड़ा जाएगा। यह इरादा है कि राज्यों को अंतिम संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जो ब्रिटिश भारत के लिए अपनाई गई गणना के आधार पर 93 से अधिक नहीं होगा, लेकिन चयन की विधि परामर्श से निर्धारित की जाएगी। प्रारंभिक चरण में राज्यों का प्रतिनिधित्व एक वार्ता समिति द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार चुने गए प्रतिनिधि यथाशीघ्र नई दिल्ली में मिलेंगे। एक प्रारंभिक बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें कार्य का सामान्य क्रम तय किया जाएगा। एक अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों का चुनाव किया जाएगा और नागरिकों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के अधिकारों पर एक सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। इसके बाद प्रांतीय प्रतिनिधि इस पैराग्राफ के उपग्राफ में प्रतिनिधित्व तालिका में ए, बी और सी के तहत दिखाए गए 3 वर्गों में विभाजित होंगे। ये धाराएं प्रत्येक धारा में शामिल प्रांतों के लिए प्रांतीय संविधान तय करने के लिए आगे बढ़ेंगी और यह भी तय करेंगी कि क्या उन प्रांतों के लिए कोई समूह संविधान स्थापित किया जाएगा और यदि ऐसा है तो समूह को किन प्रांतीय विषयों से निपटना चाहिए। प्रांतों को नीचे उपखंड 8 के प्रावधानों के अनुसार समूहों से बाहर निकलने का अधिकार होगा। संघ के संविधान को तय करने के उद्देश्य से अनुभागों और देशी राज्यों के प्रतिनिधि पुनः एकत्र होंगे। संघ की संविधान सभा में अनुच्छेद 15 के उपबंधों में परिवर्तन करने या किसी प्रमुख सांप्रदायिक मुद्दे को उठाने के लिए दोनों प्रमुख समुदायों के उपस्थित प्रतिनिधियों के बहुमत तथा मतदान की आवश्यकता होगी। सभा का अध्यक्ष यह निर्णय लेगा कि कौन सा प्रस्ताव, यदि कोई हो, प्रमुख सांप्रदायिक मुद्दे उठाता है और यदि प्रमुख समुदायों में से किसी के प्रतिनिधियों के बहुमत द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाता है तो वह अपना निर्णय देने से पहले संघीय न्यायालय से परामर्श करेगा। जैसे ही नई संवैधानिक व्यवस्था लागू हो जाएगी, किसी भी प्रांत के लिए यह खुला होगा कि वह किसी भी समूह से बाहर निकल सकता है जिसमें उसे रखा गया है। ऐसा निर्णय नए संविधान के तहत पहले आम चुनाव के बाद प्रांत के विधानमंडल द्वारा लिया जाएगा। नागरिकों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के अधिकारों पर सलाहकार समिति में प्रभावित हितों का पूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिए और उनका कार्य मौलिक अधिकारों की सूची, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए धाराओं और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए योजना पर संघ संविधान तथा सभा को रिपोर्ट करना और यह सलाह देना होगा कि क्या इन अधिकारों को प्रांतीय समूह या संघीय संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। महामहिम वायसराय प्रांतीय विधानमंडलों से अपने प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने तथा राज्यों से वार्ता समिति गठित करने का अनुरोध करेंगे। आशा है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया कार्य की जटिलताओं के अनुसार शीघ्रता से आगे बढ़ेगी ताकि अंतरिम अवधि यथासंभव कम हो सके। सत्ता हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले कुछ मामलों के लिए संघीय संविधान सभा और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक संधि पर बातचीत करना आवश्यक होगा। संविधान निर्माण के दौरान भारत का प्रशासन भी चलता रहना चाहिए, इसलिए हम एक अंतरिम सरकार के गठन को सबसे अधिक महत्व देते हैं जिसे प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। इस अंतरिम अवधि के दौरान यह आवश्यक है कि भारत सरकार के सामने आने वाले कठिन कार्यों को पूरा करने में अधिकतम सहयोग मिले। दैनिक प्रशासन के भारी काम के अलावा अकाल का गंभीर खतरा भी है जिसका सामना करना है। युद्ध के बाद के विकास के कई मामलों में निर्णय लिए जाने हैं जिनका भारत के भविष्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिनमें भारत का प्रतिनिधित्व होना है। इन सभी उद्देश्यों के लिए एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जिसे जनता का समर्थन प्राप्त हो। वायसराय ने इस संबंध में पहले ही विचार विमर्श शुरू कर दिया है और उन्हें आशा है कि जल्द ही एक अंतरिम सरकार बनेगी जिसमें युद्ध सदस्य सहित सभी विभाग जनता का पूर्ण विश्वास रखने वाले भारतीय नेताओं के पास होंगे। ब्रिटिश सरकार परिवर्तनों के महत्व को समझते हुए इस प्रकार गठित सरकार को उसके प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने तथा यथासंभव शीघ्र और सुचारू परिवर्तन लाने में पूर्ण सहयोग देगी। भारत के नेताओं और लोगों से जिनके पास अब पूर्ण स्वतंत्रता का अवसर है, हम अंत में यही कहना चाहेंगे, हम और हमारी सरकार तथा देशवासियों को आशा थी कि भारतीय लोग स्वयं ही नए संविधान के निर्माण की विधि पर सहमत हो सकेंगे जिसके अंतर्गत वे रहेंगे। भारतीय दलों के साथ हमने जो मेहनत की है तथा सभी ने बहुत धैर्य और सद्भावना दिखाई है, इसके बावजूद यह संभव नहीं हो सका है। इसलिए हम आपके समक्ष प्रस्ताव रखते हैं जो सभी पक्षों को सुनने तथा बहुत गंभीरता से विचार करने के पश्चात हमें विश्वास है कि आपको कम से कम समय में
तथा आंतरिक अशांति और संघर्ष के कम से कम खतरे के साथ अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। बेशक ये प्रस्ताव सभी दलों को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप हमारे साथ यह स्वीकार करेंगे कि भारतीय इतिहास के इस सर्वोच्च क्षण में राजनेता के रूप में आपसी समझौते की आवश्यकता होती है और हम आपसे इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के विकल्प पर विचार करने के लिए कहते हैं। हमने और भारतीय दलों ने मिलकर समझौते के लिए जो प्रयास किए हैं उसके पश्चात हमें यह कहना होगा कि हमारे विचार में केवल भारतीय दलों के समझौते से शांतिपूर्ण समाधान की बहुत कम उम्मीद है। इसलिए विकल्प हिंसा, अराजकता और यहाँ तक कि गृह युद्ध का गंभीर खतरा होगा। इस तरह की अशांति की गंभीरता और अवधि का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यह निश्चित है कि यह कई लाखों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए एक भयानक आपदा होगी। यह एक ऐसी संभावना है जिसे भारतीय लोगों, हमारे अपने देशवासियों और पूरी दुनिया को समान रूप से घृणा के साथ देखना चाहिए। इसलिए हम इन प्रस्तावों को आपके समक्ष इस गहरी आशा के साथ रखते हैं कि इन्हें आप उसी तरह स्वीकार करेंगे और संचालित करेंगे जिस तरह से इन्हें पेश किया गया है। हम उन सभी लोगों से अपील करते हैं जो भारत के भविष्य की भलाई के बारे में सोचते हैं कि वे अपने समुदाय या हित से आगे बढ़कर पूरे 400 मिलियन भारतीय लोगों के हितों तक अपनी दृष्टि बढ़ाएं। हम आशा करते हैं कि नए स्वतंत्र भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बनना चाहेगा। हम आशा करते हैं कि किसी भी स्थिति में आप हमारे लोगों के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे, लेकिन ये आपके अपने स्वतंत्र चुनाव के मामले हैं। चाहे वह चुनाव कुछ भी हो, हम आपके साथ दुनिया के महानतम देशों के बीच आपकी निरंतर बढ़ती समृद्धि और आपके अतीत से भी अधिक गौरवशाली भविष्य की आशा करते हैं। तो ये रहा कैबिनेट मिशन, जिसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की। अब हम आपको कैबिनेट मिशन से बनने वाले परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत में ही कई प्रश्नोत्तरी की चर्चा हमने की, लेकिन आइए आपको थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। 1946 कैबिनेट मिशन योजना, 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान का गठन किया गया। संविधान नहीं, संविधान सभा, जो संविधान को बनाने वाली एक समिति थी, उसका गठन किया गया। इसमें 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। संविधान सभा में कुल सदस्यों की बात करें तो 389 सदस्य निर्वाचित हुए, जिनमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत और 93 सदस्य देसी रियासत, 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से शामिल थे। कुल सदस्य 389 थे, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत, 93 सदस्य देसी रियासत और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से थे। तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें 15 महिला भी निर्वाचित हुई थीं। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कैबिनेट मिशन में संविधान सभा जो बनी थी, संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? तो एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। अभी हम संविधान सभा की बात कर रहे हैं, ठीक है। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 है। यह निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसकी दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को की गई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो इस प्रकार से आपको अगर देखें तो क्वेश्चन 2 बन रहे हैं। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष के रूप में आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मानेंगे। लेकिन अगर पूछे कि पहले अध्यक्ष कौन है, तो संविधान सभा के पहले अस्थाई, यानी कि ये अस्थाई नहीं थे, सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि उम्र के हिसाब से जो सबसे बुजुर्ग प्राणी था उसी को बना दिया गया था, जब तक कोई अस्थाई सदस्य नहीं चुना गया था। एस.सी. मुखर्जी, टी. कृष्णामाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी, टी. कृष्णामाचारी थे। सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पर अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था, जो हमने आपको बता दिया। श्री B.N. राव को प्रथम संवैधानिक सलाहकार के रूप में देखा गया। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। लगभग 64 लाख रुपए संविधान के निर्माण में खर्च किए गए थे, यानी कि अगर टोटल वैल्यूएशन की बात करें तो 63,96,729 रुपये थे। संविधान के समस्त प्रारूपों पर 114 दिन की बहस चली थी। संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग बनाए गए थे। वर्तमान में लगभग 475 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं। संविधान सभा में कुल
11+1 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। पूरे संविधान को अपने हाथों से श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। अंतिम पेज पर अपने दादा का नाम भी इन्होंने लिखा है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। 26 नवंबर को विधि दिवस यानी कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान को हाथों से किसने लिखा था? तो श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था और अंतिम पेज पर अपने दादाजी का नाम भी इन्होंने लिखा था। इसी के बाद प्रारूप समिति बनी थी संविधान सभा में। 24 अगस्त 1946 को 7 सदस्य इसमें शामिल थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, एन माधवराव जिसे BL मित्र भी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और ये लोग क्या किए थे? DP खेतान है, T कृष्णामाचारी थे। यानी कि इसमें कुछ लोग अगर जो पद पे थे अगर मर जाते थे तो कोई दूसरा आ जाता था। तो ये सारी स्थितियाँ उस समय बनी हुई थी। हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो उसमें कहा जाता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी नीति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। तो अब हम इसके बाद जो भी लेक्चर लेंगे वो आपका पॉलिटी में स्टार्टिंग हो जाएगी। जैसे प्रस्तावना के बारे में चर्चा कर लेंगे, फिर उसके बाद प्रस्तावना से बनने वाले प्रश्नों की चर्चा कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए हम 1946 की अंतरिम सरकार, 1947 स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, वो जो 15 महिलाएं थीं उनके नाम, जिनमें 15 महिलाओं की नाम आपको हम बता ही देते हैं। ये जो आज़ाद भारत कैबिनेट की संविधान सभा में निर्वाचित थे, तो जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी, वेलगु मुदन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन, ये 15 महिलाएं ऐसी थीं जो आज़ाद भारत कैबिनेट, जो पहली कैबिनेट थी संविधान सभा में ये निर्वाचित की गई थी। राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों की चर्चा धीरे धीरे जो नागरिकता है, राज्य है, क्षेत्रफल है, संघ है, सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करते हुए पूरा संविधान हम आपको पढ़ाने की और समझाने की कोशिश करेंगे। बस आपको करना क्या है, लेक्चर्स को सुनते रहना है, ध्यान से सुनते रहिए और आपको कोई काम नहीं करना है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि सुनने से याद करने में आसानी हो जाती है। फिर से एक बार कह देता हूँ, चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं।